हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। मैं आरती फिर से हाजिर हूँ। हम डेली डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी न्यूज़पेपर्स हमारे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, किसी भी न्यूज़पेपर में कोई ऐसा आर्टिकल आया होता है जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है, तो संस्कृति के एसएससी की यूट्यूब चैनल पे आपको आज का सारा करंट अफेयर्स यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ी सी आवाज़ में इशू है, आई होप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग इस बात को। तो आज हम फिर से वही सारे आर्टिकल जो हैं जो डेली चर्चा में रहते हैं, लेकिन नए तरीके से उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। थोड़े से फैक्ट्स होंगे, थोड़ा उनका बैकग्राउंड होगा, सब कुछ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम्स में अगर जो है किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसको कैसे यहाँ पे टैकल करने वाले हैं। पहला आर्टिकल हमारा है एन सी राम बालाजी ऋत्विक बोलीपल्ली, ये प्लेयर हैं, आपको पता है। हमारे कुछ आर्टिकल जो है खेल से संबंधित होते हैं, तो हमारा खेल से संबंधित पहला आर्टिकल यहाँ पर है कि ऋत्विक बोलीपल्ली ने एटीपी चैलेंजर युगल खिताब जीता है। इन्होंने कुछ दिन पहले भी एक खिताब जीता था, युगल मतलब यही वाला खिताब जो है एटीपी खिताब जीता था कुछ महीनों पहले। दूसरा खिताब यहाँ पर जीता है इन्होंने, लेकिन क्या है, एन सी राम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली, दो लोग यहाँ पे, दो प्लेयर शामिल है। ठीक है, जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि कोई प्लेयर अकेले खेल रहा है और कई बार होता है कि प्लेयर जो है युगल में, मतलब दो प्लेयर एक साथ खेले, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनल्स में थियो एरिबेज, जो फ्रांस के फाइनल में जो प्लेयर्स थे, थियो एरिबेज, उनको हराया है इन्होंने। और यहाँ पर क्या है, दो प्लेयर्स ना, तो एक यहाँ पे है थियो एरिबेज जो फ्रांस से हैं, फ्रांसिस्को कैब्राल पुर्तगाल, ये दो प्लेयर्स जो है दूसरी पार्टी से खेले तो उनको हराया है। बोलीपल्ली का दूसरा एटीपी है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि उनको जो है एक ऑलरेडी मिल चुका है, अर्जुन काधे के साथ जो अल्माटी ओपन जीता था इसके पहले उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एटीपी चैलेंजर खिताब है। इसके पहले जो है उन्होंने कौन सा जीता था, अर्जुन काधे के साथ मिलकर अल्माटी ओपन। आप मुझे बताइएगा अल्माटी ओपन जो है किसके खिलाफ खेला गया था, किसके खिलाफ खेला गया था। जैसे हमें यहाँ पे पता है कि फ्रांस और पुर्तगाल, यहाँ पे दो प्लेयर्स इन देशों के थे जिसके खिलाफ खेल करके इन्होंने जीत हासिल की है। बालाजी के लिए यह उनका पहला एटीपी चैलेंजर है। देखो, ऋत्विक बोलीपल्ली के लिए दूसरा एटीपी चैलेंजर था, जीता भी उन्होंने, लेकिन जो पहले खिलाड़ी हैं एन सी बालाजी, उनके लिए ये पहला चैलेंजर था। ठीक है, यह दूसरा सबसे उच्च रैंकिंग वाले टेनिस टूर्नामेंट है। अब यहाँ पे जो है टेनिस टूर्नामेंट जो अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में होते हैं अलग अलग नामों से, यह सबसे उच्च रैंकिंग का है। ठीक है, अगर इसको समझने की कोशिश करो तो जैसे क्रिकेट में होता है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें होता है कि आईपीएल सबसे बड़ा यही माना जाता है आई थिंक। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एटीपी जो चैलेंजर्स वाला है टूर्नामेंट वो सबसे बड़ा है। आयोजन कहाँ हुआ था अभी इसका, इटली में आयोजन किया गया था। आयोजन करता कौन है, तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ATP। तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला आर्टिकल हमारा है रितिका हुड्डा। सैन्य आयोजन होता है वहाँ पे, जो है कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें जो इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है, विश्व सैन्य चैंपियनशिप में। नाम क्या है इनका, रितिका हुड्डा। ठीक है, अगर बात करें आयोजन कब से कब हुआ है, तो 20 से 23 नवंबर को कहाँ पर हुआ है, अल्बानिया। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, अल्बानिया में 20 से 23 नवंबर का इसको आयोजन किया गया है। अगर और यहाँ पे फैक्ट्स की बात करें तो भारत के प्रदर्शन, मतलब वहाँ पे हमें कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज मिले हैं, तो 7 पदक हमें टोटल मिले हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं, एक तो ऋतिका हुड्डा जी के द्वारा लाया गया है, 2 और हैं, एक रजत है और 3 जो है कांस्य पदक यहाँ पर मिले हैं। स्वर्ण पदक अगर पूछे कौन कौन लाया है, तो एक जो है ऋतिका हुड्डा जो है 76 किलोग्राम में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। दूसरा जो है ज्योति सेघाग जो है दूसरी पार्टिसिपेंट है, 55 केजी में उन्होंने गोल्ड जीता है। तीसरा है जयदीप, ठीक है, 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल। तो यहाँ पे देखो गोल्ड मेडल लड़कियों के द्वारा लाया जा रहा है। तो जो भी मना करते थे ना कि लड़कियाँ खेल के क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे लड़कियाँ खेल रही हैं, गोल्ड मेडल ला रही हैं और देश का नाम भी रोशन कर रही है। ठीक है, रजत की बात करें जो मिला है, किनको मिला है,
तो सूबेदार समर जो है 70 केजी में पार्टिसिपेट किया था, हमें एक ही रजत मिला है, ठीक है। वो ब्रॉन्ज की बात करें या कांस्य की बात करें सॉरी, तो शुभम जो है 57 किलोग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, चंद्रमोहन 79 किलोग्राम और प्रियंका जो है 68। तो टोटल जो है यहाँ पर 7 जो मिले हैं। देखो लड़कियों की तादाद फिर भी काफ़ी अच्छी खासी है यहाँ पर, ठीक है। इस वर्ष भारत की महिला टीम ने इस समारोह में पहली बार हिस्सा लिया है, पहली बार ही हिस्सा लिया है और इतना अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है कि गोल्ड मेडल में जो है 3 मिले, उसमें से 2 जो है महिलाएं ही लेकर के आ रही। अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर उनको पहले जो है मौका दिया गया होता तो हमें जो है रिजल्ट्स कुछ और यहाँ पे देखने को मिले। अगला आर्टिकल हमारा है, ये हमने जो है परसों की क्लास में ऑलरेडी किया था। क्या था? राष्ट्रपति मुर्मू ने आज तक साहित्य जागृति सम्मान प्रदान किया है। जिनको भी नहीं पता है कि आज तक साहित्य जागृति जो है एक तरीके से सम्मान क्या होता है, मैंने आपको बताया था परसों की क्लास में कि जो भी व्यक्ति इसमें जो है पार्टिसिपेट करता, आई थिंक इस बार टोटल संख्या थी 83 या 84, एक बार कंफर्म करिए कमेंट करके। और जो है 25 लाख रुपए शायद मिलते हैं जो भी जीतता है या जिनका भी नाम यहाँ पे होता है, 25 या 15 लाख। और जो है एक प्रशस्त एक पत्र मिलता है और कुछ जो है कपड़े, उसको वस्त्र बोलते हैं, वो भी दिए यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आज जो है सूची जारी की गई है। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पर है ना गुलजार जी के बारे में आपको मैंने बताया था। आपको लगता है कि गुलजार जो है एक मुस्लिम नाम लगता है, लेकिन ये हिंदू कम्युनिटी से, आई थिंक संपूर्ण सिंह करके नाम है इनका। तो इनको जो मिला है साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, किनको मिला है? गीतकार जो हैं गुलजार, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में गाने वगैरह लिखे हैं, तो आप इनके बारे में लगातार पढ़ते रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है साहित्य जागृति जो है इमर्जिंग राइटर, मतलब कौन सा ऐसा राइटर है जो नया है और बहुत अच्छा राइटिंग उसने करना स्टार्ट किया है। तो फीमेल है सिनी वाली, ठीक है, सिनी वाली फीमेल है। और साहित्य जागृति भारतीय भाषा सम्मान, ऐसा कौन सा है जिसने भारतीय भाषा में जो एक तरीके से बहुत अच्छा लेखन किया है? तो प्रदीप दास। नेक्स्ट हमारा है साहित्य जागृति इमर्जिंग, मेल में है अमरेश द्विवेदी। देखो फीमेल में मिला है सिनी वाली को, फीमेल में है सिनी वाली, और जो है मेल में दिया है अमरेश द्विवेदी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। क्या है? साहित्य जागृति इमर्जिंग राइटर, ऐसे राइटर जो नए हैं और बहुत अच्छा लेखन कर रहे हैं। तो फीमेल में है सिनी वाली और मेल में है अमरेश द्विवेदी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साहित्य जागृति पॉपुलर राइटर यतीन्द्र मिश्र के बारे में आई होप आप सबने कहीं ना कहीं कोई ना कोई किताब पढ़ी होगी। तो यतीन्द्र मिश्र जी को जो मिला है पॉपुलर राइटर। कई बार होता है कि कोई लेखक ऐसा लेखन कर रहा है, लेखन तो ठीक है, मतलब मध्यम एक तरीके से स्थिति का है, लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार आप भी सिंगर्स को देखते हो कि कोई सिंगर बहुत अच्छा है, अभी देखो जैसे पंजाबी सिंगर्स वगैरह, उनकी पॉपुलैरिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बॉलीवुड के जो है हिंदी गाने गाने वाले बहुत सारे सिंगर्स के वहाँ पे बैकग्राउंड देखेंगे तो लगेगा कि भाई इनको तो इतना जो है मौका मिला ही नहीं, इतने पॉपुलर हुए ही नहीं जितना अच्छा गाना गा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे पॉपुलैरिटी के मामले हैं यतीन्द्र मिश्र। इनकी एक हाल ही में किताब आई थी, बहुत चर्चित, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, उसका जो है नाम मुझे बताइएगा, ठीक है। अगला है साहित्य जागृति बेस्ड कंपोजिशन, साहित्य जागृति बेस्ड कंपोजिशन जो है शिवमूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य जागृति बेस्ड वर्क है उषा प्रियंबदा। और आखिरी जो है दिया गया जागृति भारतीय लैंग्वेज टैलेंट को भरत खीवी। ये हमने यहाँ पे जो पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को दिया गया, बहुत सारे यहाँ पर ऑलरेडी दिए गए हैं, ठीक है, पुरस्कार। आई थिंक 82 83 बताया मैं आपको ऑलरेडी, थोड़ा नंबर में कन्फ्यूजन है, एक बार देखिएगा ज़रूर, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, इसी बहाने मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में कन्फ्यूजन खुद भी हो जाता है। अभी वहाँ पे ऑप्शन होंगे 81 82 83 84, आप भी तब कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्या था वहाँ पे, ठीक है। एक बार देखिएगा ज़रूर और कमेंट करिएगा। अगला आर्टिकल हमारा है महिलाओं से संबंधित है। तो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है उसको ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। कब? 25 नवंबर को। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से लोग उठे और उन्होंने बोला कि नहीं, महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा जो हो रही है उसको हम ख़त्म करेंगे और दिन 25 नवंबर चुनेंगे, नहीं। बहुत पहले जो है डोमिनिकन गणराज्य में
1960 में है जो है तीन बहनें थी, मिराबल बहनें कुछ करके, हाँ मिराबल बहनें थी तीन, 1960 में उनकी जो है हत्या का एक तरीके से आदेश दिया गया था। दिन क्या था? 25 नवंबर। तो एक तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा ही थी वो, बाद में उसको जो है हिंसा करार दिया गया। बोला गया कि इस दिन जो है महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, वहीं से स्टार्ट हुआ। देखो इसके उपलक्ष्य में यूनाइटेड अभियान जो है 25 नवंबर 10 दिसंबर का शुभारंभ होगा। 16 दिनों की, मतलब 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक ये चलेगा। 16 दिनों की सक्रियता की पहल है ये, जिसका जो है समापन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर के उपलक्ष्य में होगा। अगला यहाँ पे क्या लिखा है? शुरुआत जो है 1999 में की गई, 1960 में है उनकी जो हत्या के लिए एक तरह से आदेश दिए गए। बाद में जो है 1999 में इसको लेकर के आया गया, महिलाओं के विरुद्ध जो है हिंसा के उन्मूलन के लिए। जब भी हम कोई डे सेलिब्रेट करते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उस दिवस की जो है थीम क्या थी। तो थीम है हर 11 मिनट में एक महिला की हत्या होती है। नो एक्सक्यूजेस, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को जो है समाप्त करने के लिए एकजुट हो। भाई बहुत बड़ी थीम रखी इन्होंने। जैसे ज़्यादातर होता है कि कोई भी डे सेलिब्रेट करते हैं हम जो है 2-4 शब्दों का ही थीम रखते हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि जो है अगर बहुत छोटी थीम होगी तो याद रखने में हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए। अब लगे इतनी बड़ी थीम है, वहाँ पे ऑप्शन आए, बस याद रखिएगा कौन सा डे सेलिब्रेट क्या है। तो महिलाओं के विरुद्ध जो है हिंसा को ख़त्म करने के लिए जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 नवंबर को। थीम उसकी खूब बड़ी सी है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो महिलाओं, हर 11 मिनट में एक महिला की हत्या होती है। नो एक्सक्यूजेस या नो एक्सक्यूज़, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट हों, ठीक है। 2023 की भी थीम यहाँ पे खतरनाक थे को एकदम। क्या लिखा है? महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निवेश मतलब पैसे चाहिए। अब अगर उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई संस्थान आपको स्थापित करना तो पैसे तो चाहिए होंगे। तो पिछले साल का ये था, इस बार की थीम जो है और उन्होंने ब्रॉड बड़ी रखी है, ठीक है। तो याद करिएगा, नहीं करिएगा तो बस इतना याद रखिएगा, थीम बहुत बड़ी है। अगला आर्टिकल हमारा है बंगाल की खाड़ी में जो है एक कम दबाव वाला, मतलब लो प्रेशर वाला क्षेत्र बन रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चक्रवात आने की संभावना है। चक्रवात आया नहीं है, लेकिन जैसे वहाँ पे मौसम विज्ञान के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यहाँ पर जो है चक्रवात जो है आ सकता है, ठीक है। बात करें यहाँ पर फिगल, हाँ नाम क्या है इसका? फेंगल या फिगल, आप जो भी कहना चाहो। तो इसका नाम ऑलरेडी रख दिया गया है कि अगर चक्रवात आता है तो इसका नाम ये होगा, ठीक है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के जो है पश्चिमी, मतलब हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी तट पर ही आने वाला है। तो भारतीय मौसम विज्ञान जो हमारा विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा है, के पूर्वानुमान के अनुसार इस कम दबाव वाले सिस्टम के तीव्र होने और पश्चिम और उत्तर पश्चिम की सीमा या की ओर बढ़ने की संभावना है। तो सीधा यही बोला जा रहा है कि जो एरिया है ये प्रशांत, जो हिंद महासागर है उसका जो उत्तर पश्चिम और पश्चिम वाला जो इलाका है, यहाँ पर जो है कम दबाव का जो एक तरीके से क्षेत्र बन रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या है कि फेंगल नामक चक्रवात आ सकता है संभवतः। अभी मतलब संभावना बताएगी, पहले से ही आप सब तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कि देख रहे हैं कि 100 मीटर पे जो चक्रवात आ रहा है आप चलो सुरक्षा करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। चक्रवात का नाम क्या है? फेंगल, ये याद रखना है। सऊदी अरब द्वारा दिया गया है ये नाम, ठीक है। ये नाम हमने नहीं रखा है, IMD ने घोषणा की है, नाम है फेंगल, लेकिन नाम किसने दिया है? सऊदी अरब ने दिया है। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो जाहिर सी बात है जो हमारा ये वाला एरिया है, तो इसमें हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और श्रीलंका, ठीक है। तो क्या है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और श्रीलंका। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर जो है निम्न दाब जो वाला क्षेत्र बन रहा है, उसकी वजह से प्रभावित जो हमारे राज्य होने वाले हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और श्रीलंका। इतना समझ में आ गया। फिर देखो क्या लिखा है, बंगाल की खाड़ी में इस मौसम का दूसरा तूफान है। इसके पहले कौन सा आया था? दाना। तो बंगाल की खाड़ी में जो है पहले एक तूफान ऑलरेडी कौन सा आ चुका है? दाना, और दूसरा जो है फेंगल, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन से राज्य प्रभावित होने वाले हैं?
केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी है और श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है वो भी इससे प्रभावित होगा। नाम है फेंगल, सऊदी अरब ने रखा है। इतना याद हो गया। अगला आर्टिकल हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सब जानते होंगे एनसीसी कैंप में जो है जितने भी वीडियो देख रहे बच्चे सारे गए होंगे। तो एनसीसी कैंप्स जो होते हैं एनसीसी से संबंधित ये हमारा है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको भी पता नहीं था कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, याद कर लो। राष्ट्रीय कैडेट कोर का 76वां स्थापना दिवस, 76वां स्थापना दिवस तो लगभग कब स्थापित किया है? 1948 में हमने इसको स्थापित किया था। 76वां जो है स्थापना दिवस यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, या तो इतना समझ में आ गया हमें। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना की गई है। ओके, याद रखिएगा यहाँ तक। मतलब 1948 में एक अधिनियम आया 31वां, उसके साथ जो है यहाँ पर जो है इसको स्थापित किया गया। तो 16 जुलाई 1948 को फाइनली हमें एनसीसी जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है मिल गया। बात करें तो इसका काम क्या होता है? अगर आप कभी एनसीसी कैंप्स में गए, क्या सिखाते हैं? मतलब लोगों की मदद करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, झूठ मत बोलो, सच बोलो, मेहनत करो, ये सब सिखाते हैं। तो एक तरीके से नैतिक शिक्षाओं को जो युवाओं में बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर बोला गया था। तो हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि हम जो है इसको लगभग 20 लाख, जो एनसीसी जो हमारे हैं कैडेट कोर जो अभी हैं, उनको जो है अगले साल तक हम 2 लाख कर लेंगे, उसको और बढ़ाकर 2 से 3 साल में हम जो है 20 लाख करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब इतने सारे स्कूल्स हमारे ऑल ओवर इंडिया में हैं, अगर सारे का हम काउंट करें तो लाख तो होंगे ही। ठीक है, आई थिंक हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था बिहार में 75,000 स्कूल है, सरकारी स्कूल। सरकारी और प्राइवेट अगर बात करें तो वहाँ पे सरकारी प्राइवेट मिलाकर बहुत सारे हो जाएंगे, और 29 राज्य हमारे 28 राज्य। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर बहुत सारे राज्यों में हर राज्य में जो है हर स्कूल में यहाँ पर एनसीसी स्थापित करने की बात की जा रही है, या ऐसी चीज़ें होती रहे। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024। इसके बारे हमने जो है परसों के क्लास में डिस्कशन किया था, क्योंकि उस दिन भी चर्चा में था, आज यहाँ पे फिर से चर्चा में है। तो सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती है उसके बारे में पढ़ा होगा आपने, गैर लाभकारी होती हैं। इसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण दे भारत में तो अमूल जो है सबसे बड़ा सहकारी संगठन या सहकारी जो गठबंधन चीज़ें बनती हैं अपने आप में बहुत बड़े लेवल पे। हमको लगता है ना अमूल कोई प्राइवेट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं, एक तरीके से सहकारी गठबंधन ही था जो कि आज पूरे भारत में हर जगह फेमस है। तो यहाँ पे बनाया जा रहा है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी सहकारी संगठन हैं बड़े बड़े, उनका यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, इतना समझना है। ठीक है, सहकारी का मतलब क्या होता? आओ मिलजुल करके काम करेंगे। ठीक है, पैसे जिसके पास जितने हैं उतने पैसे लगाओ, हम जो है एक छोटा सा फर्म बनाएंगे या कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे, संस्थान बनाएंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो सहकारिता का मतलब यही होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्वारा जो है 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन यहाँ पर उद्घाटित किया जा रहा है। 25 से 30 नवंबर तक आयोजन होने वाला, और भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम जो है भारत में इसका आयोजन होने वाला है। और थीम की बात करें तो सहकारिता सबकी समृद्धि का निर्माण। अगर हिंदी में समझ में ना आए तो यहाँ पे लिखा है कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। तो कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, जिसको हिंदी में समझने आए इंग्लिश वाला पढ़ लेना। तो सहकारिता जो क्या करती है, सबकी समृद्धि का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर बात करें आईसीए की तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। एक गैर सरकारी संस्थान है ये। ठीक है, और जो है 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। आपके लिए एक होमवर्क है, भारत में 3 सबसे बड़े सहकारी संगठनों के नाम बताने हैं। एक आपको मैंने बता दिया है, क्या है? अमूल। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। कभी कोई पुरस्कार समझ में ना आए, नाम से याद रखो। गोपाल से क्या याद आता है हमें? कृष्ण जी याद आते हैं।
कृष्ण जी, माखन, दूध, ये सब समझ में आता है। तो ये जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है वो इसीलिए है गाय भैंस के पालन के लिए, उनकी उन्नत किस्म के पालन के लिए, या फिर जो है उनको जो प्रजनन केंद्र वगैरह स्थापित होते उन्हीं से संबंधित है। 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, अलग अलग कैटेगरी में जो है विजेता घोषित किए गए हैं और उनको जो है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए दिए गए हैं। और एक नई चीज़ ऐड की गई है, जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर जो है इस तरीके से पशुपालन किया जाए, डेयरी काम किए जाए, डेयरी उद्योग जो है दूध वगैरह वाला, वो उसको बढ़ावा दिया जाए, तो वहाँ के लिए एक अलग से श्रेणी बनाई गई है, कैटेगरी बनाई गई है। वहाँ के जो भी विजेता होंगे उनको 2 लाख दिए जाएंगे। समझ में आया क्या है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 3 कैटेगरीज में दिया जाने वाला है। पहली कैटेगरी में 5 लाख, दूसरी कैटेगरी में 3 लाख और तीसरी कैटेगरी के विजेताओं को 2 लाख रुपए। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए 2 लाख अलग से दिए गए हैं। कैटेगरीज देख लेते हैं हम। और जो है आपको बता ही दिया, दुग्ध उत्पादन और डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, ऐसे क्षेत्रों में जो है सरकार जो है किसानों की या जो भी इन क्षेत्रों में लगे हुए हैं उनकी मदद के लिए करे। देखो क्या है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 विजेताओं को सम्मानित किया गया। पहली कैटेगरी है, विजेताओं के नाम आपको अगर चाहिए तो मैं बता दूं, बहुत सारे विजेता हैं। हमें जो याद रखना है कि पहली कैटेगरी क्या है, स्वदेशी गाय। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि गाय जो है बाहर से महंगी महंगी गाय 2-3 लाख की लेके आ रहे हैं कि बहुत दूध देती है, वो नहीं। स्वदेशी गाय है, स्वदेशी भैंस की जो नस्ल का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ जो डेयरी किसान है कि उसने जो है अपने यहाँ पर स्वदेशी गाय भैंसों का पालन किया और उत्पादन जो है मतलब इतना किया कि शायद कोई विदेशी जो है अगर आप नस्ल की गाय भैंस लेकर आते तो उतना नहीं कर पाए। तो यहाँ पे अलग अलग जो है लोगों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। दूसरी है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समाज या फिर दुग्ध उत्पादक कंपनी जैसे अमूल, डेयरी किसान उत्पादक संगठन। तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसने बहुत सारी गाय पाली और वहाँ पे जो है उनको मतलब तरीके से अच्छा काम किया तो उनको वहाँ पे पुरस्कृत किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई सहकारी समाज है या फिर जो है उत्पादक कोई कंपनी है या फिर जो है उत्पादक संगठन है, उसको यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, याद रखना है। ये अलग अलग जगहों से अलग अलग जो कंपनियां या संगठन या समाज है उनको यहाँ पे पुरस्कृत किया गया, उनके नाम है। तीसरी और आखिरी श्रेणी थी सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन। कई बार होता है नेचुरली जो है जानवर भी जो है गर्भाधान करने में समस्या होती है, तो कृत्रिम तरीके से अगर वो कर पा रहे, बीजारोपण जो किया जाता है उनमें, उसके लिए कोई संस्थान अच्छे से काम करे तो उनको भी यहाँ पर जो है पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बात करें जो गोपाल राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है, तो केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन। तो आपको देखो इसमें कंफ्यूज ही नहीं होना, जब दिख रहा है कि डेयरी पालन है किसके अंतर्गत आएगा तो इसी के अंतर्गत आएगा। पशुपालन है, डेयरी है एवं मत्स्य मछलियाँ नहीं थी लेकिन फिर भी जो है इसी मंत्रालय के तहत ये आएगा। उद्देश्य क्या था, हमें समझ में आया कि हम चाहते हैं कि स्वदेशी जानवरों को जो है या स्वदेशी जानवरों के पशुपालन को जो है बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ताकि जो है लोग बाहर से खरीद के ना लाएं और कंपनियां बनाएं और दुग्ध उत्पादन के मामले में जो है एक तरीके से भारत को अगले स्तर पर या अच्छे स्तर पर ले जाए। 3 श्रेणियां बता दी हैं मैंने आपको, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है वो G64 तारा। तो बताया जा रहा है कि ये तारा जो है बिल्कुल जैसे होता है ना कि तारे की मृत्यु होती है तो लाल दानव बोलते हैं, तो लाल दानव के रूप में ही इसको परिभाषित किया गया है। और पहली बार है कि कोई हमारी गैलेक्सी से बाहर कोई तारा है उसकी मृत्यु हो रही है, उसको कैप्चर किया गया। पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष नहीं 1,60,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो है स्थित है। देखो लिखा है हमारी आकाशगंगा कौन सी है, मंदाकिनी या मिल्की वे जो बोलते हैं, से बाहर किसी तारे का पहला विस्तृत चित्र यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। नाम रखा गया है WOH G64। मंदाकिनी की जो उपग्रह आकाशगंगा जो है लार्ज मैगलेनिक क्लाउड, तो ये जो तारा पाया गया है तो इस आकाशगंगा का ये पार्ट है, क्या नाम है, लार्ज मैगलेनिक क्लाउड में पृथ्वी से लगभग 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर है। लाल दानव या रेड जाइंट इसे माना जा रहा है। रेड जाइंट कब मानते हैं, जब कोई तारा जो है
ख़त्म हो रहा होता है, मर रहा होता है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारे जो है एक तरीके से हमारे गैलेक्सी में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसलिए इसको बोला गया है हमारे सूर्य से लगभग 2000 गुना बड़ा है। समझ रहे हो, सूर्य ऑलरेडी इतना बड़ा है और बोला जाए कि 2000 गुना सूर्य से बड़ा है। वो G64 पृथ्वी से 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर है और जो है सूर्य से लगभग 2000 जो है एक तरीके से आकार में बड़ा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड जो है एक तरीके से यहाँ पे आकाश गंगा या उपग्रह आकाश गंगा वहाँ पर इसे देखा गया है। आज का आखिरी आर्टिकल है बहुत छोटा सा, ओडिशा पर्व। नाम ओडिशा पर्व है, कंफ्यूज नहीं होना। आयोजन जो है दिल्ली में हमारे जो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने आयोजन इसका कराया है। तो यहाँ पे लोकल एक संगठन है जो कि हर बार जो है आयोजन दिल्ली में करता है ताकि ओडिशा के संस्कृति, वहाँ के कल्चर, वहाँ की चीज़ों को हम प्रमोट कर पाए। ठीक है, तो उसी के लिए इसका यहाँ पे आयोजन किया गया है। चर्चा में क्यों है? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओडिशा पर्व 2024 का यहाँ पे आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, नाम क्या है? जो समाज या फाउंडेशन इसको जो है तरीके से कंडक्ट करा रहा है उसका नाम है ओडिशा समाज फाउंडेशन। नाम से पता चल रहा है कि ओडिशा समाज फाउंडेशन मतलब क्या है, दिल्ली में है, इस नाम से फाउंडेशन बनाया गया और ये प्रमोट करा कि जो भी ओडिसी समाज के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं तो अपने कल्चर को तरीके से प्रमोट करें। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे किया गया है। विरासत का संरक्षण और प्रचार किया जा सके ओडिशा की। और आयोजन कब होगा? 22 से 24 नवंबर। ओडिशा की समृद्ध विरासत को रंग बिरंगे सांस्कृतिक रूपों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है नृत्य वगैरह, संगीत वगैरह या फिर खान पान की चीज़ों के माध्यम से भी यहाँ के जो ओडिशा का कल्चर है जिसको आप उत्कल बोलते हो, इसको यहाँ पे समृद्ध या आगे बनाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के आर्टिकल्स हमारे इतने ही थे। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। मैंने सारे जितने भी आर्टिकल्स उनको 2-2, 3-3 बार रिपीट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, थोड़ा सा याद हो जाए। अगर फिर भी कोई इशू लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।